Hello everybody, so welcome to Learning Biome. This is Vidisha Joshi and this is the third part of our chapter Biological Classification. So in this part we will cover Kingdom Plantae and Kingdom Animalia and also viruses, viroids and lichens. Now let's take a general overview of Kingdom Plantae and Kingdom Animalia. ठीक है, तो किंगडम प्लांटी में देखते हैं तो किंगडम प्लांटी में जितने भी प्लांट्स होंगे वो इंक्लूड होंगे किंगडम प्लांटी में. ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं. ऑटोट्रॉफिक मतलब अपना फूड खुद प्रिपेयर करेंगे बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसलिए इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा. इसमें इंक्लूड होते हैं जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स वाले ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होंगे. ठीक है, यूकैरियोटिक का मतलब कि न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड सारे ऑर्गेनल्स जो होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है, क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है. ठीक है, और इसमें मोस्टली प्लांट्स ही सभी इंक्लूड होते हैं. फ्यू मेंबर्स जो हैं इनके वो पार्शियली यानी कि हाफ आधे हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं, सच एज इंसेक्टिवोरस प्लांट और पैरासाइट्स की फॉर्म में. तो कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो कि पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, जैसे कि एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है जिसका नाम है वीनस फ्लाईट्रैप. तो ये इंसेक्ट को ट्रैप करने वाले, ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट कहलाएंगे. ठीक है, फ्लाई को ट्रैप करने वाले. इसी तरह एक प्लांट होता है पैरासाइट की तरह वो एक्ट करता है, दैट इज कस्क्यूटा. अब इनकी लाइफ साइकिल की बात करें तो इनकी लाइफ साइकिल में 2 डिस्टिंक्ट फेजेस आते हैं. ठीक है, इनकी पूरी लाइफ साइकिल को हम कहेंगे कि इनकी लाइफ साइकिल में जो लाइफ साइकिल होगी वो शो करेगी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एक फिनोमेना है जिसके अंदर क्या आता है कि 2 अलग अलग फेजेस आते हैं इनकी लाइफ साइकिल में. पहला फेज मींस एक आता है डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक फेज और दूसरा फेज है आपका हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक फेज. ठीक है, जो कि अभी आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. तो इसलिए ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी शो करते हैं प्लांटी. ओके, इनमें इंक्लूड्स क्या क्या है? इनमें इंक्लूड है, किंगडम प्लांटी में इंक्लूड है एल्गीज, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जिसको कि हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में. ओके, नाउ कमिंग टू किंगडम एनिमेलिया. तो किंगडम एनिमेलिया में जो है, किंगडम एनिमेलिया क्या होते हैं? मेनली हेटेरोट्रॉफिक होते हैं. अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए ये किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं और वो ऑर्गेनिज्म मेनली क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं या फिर कोई और ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो इंक्लूड ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये भी सभी यूकैरियोटिक होते हैं, इनका सेल भी यूकैरियोटिक होता है. ठीक है, मल्टी सेलुलर भी होते हैं. ठीक है, प्लांट्स में भी मल्टी सेलुलर भी है और यूनिसेलुलर भी है कुछ. ठीक है, तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं डेट लाइक सेल वॉल, लेकिन इनकी जो सेल है, सेल के बाहर सेल वॉल नहीं रहती है, सिर्फ ये सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड है. ठीक है, इनके सेल्स जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड रहते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहती है. ठीक है, इन देयर सेल्स. तो इसलिए इनमें सारे क्या इंक्लूड होते हैं? एनिमल्स इंक्लूडेड हैं. ठीक है, ये डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे अपने फूड के लिए. ठीक है, अपने फूड के लिए ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं. ठीक है, और अपना फूड जो है वो डाइजेस्ट करते हैं एक इंटरनल कैविटी में और फिर स्टोर करते हैं, जो भी रिजर्व फूड रह जाता है उसे ये स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन या फैट की फॉर्म में अपनी बॉडी में. ओके, अच्छा, अगर बात करें कि इनके रिप्रोडक्शन की, तो ये रिप्रोड्यूस होते हैं बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व्स कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल, और उसके बाद क्या होता है? फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट. ठीक है, उसके बाद जाइगोट फॉर्मेशन के बाद वो जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, उसका एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है. तो इसमें इंक्लूड होते हैं मेनली कॉर्डेटा, पॉरीफेरा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जिन्हें कि हम आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे. नाउ लेट्स लर्न अबाउट वायरस. तो वैसे तो वायरस को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, जो विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें इसे इंक्लूड नहीं किया गया. इसलिए इंक्लूड नहीं किया गया बिकॉज वायरस को ये बोला गया कि ये एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि इसकी कोई सेल बॉडी नहीं है, इसका कोई सेल स्ट्रक्चर नहीं है. ठीक है, तो इसलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म, वैसे भी बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिज्म उसे ही माना जाएगा जिसका कोई सेल स्ट्रक्चर होगा. तो इसे ये बोला गया कि एक ट्रूली लिविंग नहीं है और इसका ये क्या है? नॉन सेलुलर है, इसका कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है. तो अगर वायरस की बात करें तो हमने जैसे कि अक्सर हम लोग ये सुनते हैं कि किसी को वायरल डिजीज हो गई है या वायरल फीवर हो गया है. ठीक है, तो एक बहुत ही कॉमन डिजीज है जैसे कि कॉमन कोल्ड. कॉमन कोल्ड बहुत लोगों को हो जाता है, तो इट इज ऑल्सो अकर ड्यू टू राइनो वायरस की वजह से होता है, तो वो भी एक वायरल डिजीज ही है. तो ऐसे ही हम आसपास अपने सुनते रहते हैं कि वायरल डिजीजेस हो गई हैं. तो अगर वायरस की बात करें तो वायरस का जो मीनिंग है, वायरस मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड. तो वायरस का मीनिंग ये होता है कि वो क्या होता है? एक पॉइजनस फ्लूइड या फिर एक वेनम है. वेनम इज अ पॉइजन. ठीक है,
तो अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ये क्या होते हैं, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। नॉन सेलुलर होते हैं यानी कि इनकी कोई सेल स्ट्रक्चर नहीं होता, जैसे कि एक सेल की सेल वॉल होती है ये सब, तो उसमें पूरे के पूरे सेल ऑर्गेनिज्म या फिर एक सेल स्ट्रक्चर इनका नहीं होता, ठीक है। ऑर्गेनिज्म है हैविंग, लेकिन इनके पास इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये हमेशा क्या रहते हैं, इनएक्टिव रहते हैं आउटसाइड द लिविंग सेल। तो ऑल्दो ये नॉन सेलुलर है लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है वो क्रिस्टल फॉर्म वाला स्ट्रक्चर है। और ये हमेशा क्या होते हैं, ये हमेशा वैसे ही बाहर क्या रहते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। लेकिन जब भी किसी लिविंग सेल के अंदर एज लिविंग सेल को होस्ट बनाकर उसमें एंटर करेगी तब जाकर इनकी बॉडी एक्टिव होती है, तब जाकर ये एक्टिवली परफॉर्म करते हैं। वंस दे इन्फेक्ट अ लिविंग सेल, जैसे ही किसी लिविंग सेल को इन्फेक्ट करते हैं तो ये क्या करते हैं, वहां पे जाके उस सेल के अंदर जाकर, उस लिविंग सेल के अंदर जाकर ये अपनी बॉडी को रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देते हैं। रेप्लिकेट का मीनिंग है कि अपनी कॉपीज बनाना स्टार्ट कर देते हैं और उस होस्ट सेल के मैकेनिज्म को टेक ओवर कर लेते हैं। यानी कि अब वो जो होस्ट सेल है वो इस वायरस के अकॉर्डिंग काम करेगा, ठीक है। और फिर ऐसा करते करते अल्टीमेटली क्या होता है कि ये उस होस्ट सेल को किल कर देते हैं। ओके, द नेम वायरस वाज गिवन बाय पेस्चर डीजे इवानस्की इन 1892। तो सबसे पहले पेस्चर डीजे इवानस्की ने 1892 में वायरस नेम दिया। और कब दिया, जब उन्होंने रिकॉग्नाइज किया इसे किसमें, एज कॉजिंग मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको। तो इन्होंने उसे किसमें देखा, टोबैको प्लांट में इन्होंने वायरस को देखा। टोबैको प्लांट में इन्होंने इस वायरस ने मोज़ेक डिजीज कॉज की हुई थी, ठीक है। तो जो वायरस इस मोज़ेक डिजीज को कॉज करता है टोबैको प्लांट में, उसका नाम ही है टोबैको मोज़ेक वायरस। ओके, तो दिस इज टोबैको मोज़ेक वायरस, ये उसका एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो उन्होंने ये देखा कि ये उस प्लांट को एक तो मोज़ेक डिजीज कॉज कर रहा है, और फिर उन्होंने ये भी देखा कि जब इस वायरस को इस बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से पास कराया गया तो ये क्या हुआ, ये उसमें से भी आराम से पास हो गया। तो इसका मतलब इससे ये कंफर्म हो गया कि इनका जो साइज है वो बैक्टीरिया से भी स्मॉल है। इसका मतलब ये क्या है, सब माइक्रोस्कोपिक है, बैक्टीरिया से भी ज्यादा स्मॉल होते हैं वायरसेस, ठीक है। उसके बाद एमडब्ल्यू बेजरनिक ने 1898 में इन्हें डिमॉन्स्ट्रेट किया, फिर से टोबैको प्लांट से ही। उन्होंने टोबैको प्लांट का एक एक्सट्रैक्ट निकाला, ठीक है, एक लिक्विड एक्सट्रैक्ट निकाला, और उन्होंने ये पाया कि ये जो एक्सट्रैक्ट है इससे क्या हो सकता है कि ये किसी हेल्दी प्लांट को भी इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है। उन्होंने देखा कि जो टोबैको प्लांट जो कि इन्फेक्टेड था ऑलरेडी उस वायरस से, टोबैको मोज़ेक वायरस से, तो वो क्या कर रहा था, वो हेल्दी प्लांट्स को भी वो इन्फेक्शन स्प्रेड कर रहा था, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने उस फ्लूइड को क्या बोल दिया, कॉन्टेजियम विवम फ्लूइडम, उसको एक नेम दे दिया। इसका मतलब होता है कि वो एक इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है, ठीक है। जबकि WM स्टैनली ने 1935 में ये शो किया कि वायरस जो है, वायरस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है और उसके क्रिस्टल्स के अंदर क्या होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वायरस क्या होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट का मतलब एकदम ट्रू पैरासाइट की तरह रहते हैं, जिस भी लिविंग सेल पे ये पैरासाइट की तरह रहेंगे तो ये उसी को पहले इन्फेक्ट करेंगे, ओके, ट्रू पैरासाइट की तरह ये रहते हैं। अब जो वायरस की बात करें तो दे कंटेन RNA और DNA एज अ जेनेटिक मटेरियल। अब वायरस में क्या होता है, या तो RNA जेनेटिक मटेरियल की तरह होता है इनकी बॉडी में, या फिर DNA जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। और वही जेनेटिक मटेरियल इनका क्या होता है, इन्फेक्शियस होता है, वही जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शन फैलाता है। तो अगर बात करें उन वायरसेस की जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, उनमें कैसा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है, उनमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA रहता है, जैसे कि इन केस ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, RNA प्रेजेंट है, ठीक है। प्लांट को इन्फेक्ट करने वाला वायरस है ये, तो इसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA ही प्रेजेंट होगा, जो भी ऐसे वायरस जो कि प्लांट्स को इन्फेक्ट करेंगे। वहीं ऐसे वायरस जो कि एनिमल्स को इन्फेक्ट करेंगे, उनमें या तो सिंगल स्टैंडर्ड या फिर डबल स्टैंडर्ड RNA भी हो सकता है और DNA भी हो सकता है। अब RNA और DNA क्या होते हैं, RNA और DNA जेनेटिक मटेरियल है। RNA इज राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड DNA इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ओके। तो बात करते हैं कि वायरस की बात करें तो वायरस क्या होता है, वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब ये है कि इसमें न्यूक्लिक एसिड भी है और इसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट है। अब वो कैसे प्रेजेंट है, क्योंकि इसमें जो प्रोटीन होता है, अगर हम यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये क्या है, दिस पार्ट इज कॉल्ड, अगर हम टोबैको मोज़ेक वायरस को देखें तो ये यहाँ पर ये जो पार्ट है इसका है, दिस इज कॉल्ड कैप्सिड। कैप्सिड क्या है आपका, कैप्सिड इज अ प्रोटीन कोट। तो ये प्रोटीन का कोट रहता है जो कि किसके बाहर रहता है,
जेनेटिक मटेरियल के बाहर रहता है। जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर क्या है, ऐसे कॉइल्ड फॉर्म में दिखा रखा है जेनेटिक मटेरियल, दैट इज आरएनए। तो एक प्रोटीन कोड को हम क्या कहते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। और ये प्रोटीन कोड किससे बना होता है, बहुत सारी सब यूनिट से। जिन सब यूनिट्स को, ये जो आप देख रहे हो सब यूनिट्स, इन सब यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर। ठीक है, तो ये कैप्सिड किससे बना है, बहुत सारी स्मॉल सब यूनिट से, जिन्हें कि हम कैप्सोमियर कहते हैं। ठीक है, विच आर अरेंज इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म, जो कि इस तरीके से हेलिकली अरेंज हो रखी है। तो अगर बात करें हम ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस में जो वायरस होता है वो किस तरह की डिजीजेस कॉज करता है, एड्स आपने सुना होगा, मम्स, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, एक्सेट्रा। तो इस तरह की डिजीजेस ये कॉज करता है ह्यूमन बीइंग से। वहीं प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में इसके सिम्टम्स कैसे दिखते हैं, प्लांट्स में इसके सिम्टम्स दिखते हैं कि ये मोज़ैक फॉर्मेशन कर रहा है, एक तरह के स्पॉट्स बना रहा है। ठीक है, लीफ रोलिंग हो जाती है, लीफ जो होती है वो ऐसे कर्ल हो जाती है, रोल हो जाती है। ठीक है, इसके इन्फेक्शन से, या लीफ रोलिंग और कर्लिंग हो जाती है। जो येलोइंग एंड वीन क्लियरिंग, तो जैसे कि लेडी फिंगर में आपने देखा होगा, तो वो भी वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है कि जो वीन है वो येलो हो गई है, ठीक है, और फिर क्लियर हो गई है। उसके अलावा कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि डार्क हो जाते हैं और उनकी ग्रोथ जो है वो स्टंटेड, यानी कि उनकी ग्रोथ रुक जाती है वायरस के इन्फेक्शन की वजह से। ऐसी बहुत सी डिजीजेस वो प्लांट्स में भी इन्फेक्ट करता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें बैक्टीरिया इन्फेक्टिंग वायरस की, तो ये तो हमने दो पढ़े कि प्लांट्स को इन्फेक्ट करने वाले वायरस, एनिमल्स को इन्फेक्ट करने वाले वायरस। लेकिन जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनका नाम क्या होता है, उन वायरस को हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ अ बैक्टीरियोफेज वायरस। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, जो इसका ये ऊपर का पार्ट है, ये किसमें डिवाइडेड है, इसकी पूरी बॉडी हेड, कॉलर और टेल फाइबर्स में। सो अपर पार्ट इज नोन एज हेड, जिसमें कि अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है और फिर उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद आता है इसका ये पार्ट, दैट इज कॉल्ड कॉलर। ठीक है, इसको इसकी कॉलर बोलते हैं। उसके बाद एक इलोंगेटेड सा पार्ट आता है, इसे बोलते हैं हम शीट, एंड देन हियर कम्स इट्स टेल फाइबर्स। तो इसके इस तरीके से टेल फाइबर्स रहते हैं। तो इस वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज, जो कि किसको इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ टोबैको मोज़ैक वायरस, जो कि प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट वायरस। तो अब हम जानते हैं कि वायरॉइड्स क्या होते हैं। तो वायरॉइड्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये वायरस से भी स्मॉल साइज के होते हैं। ठीक है, वायरस से भी छोटे होते हैं। तो ये बात किसने डिस्कवर की, इसे सबसे पहले डिस्कवर किया टीओ डायनियर ने 1971 में, जब उन्होंने देखा कि एक ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट है जो कि वायरस से भी स्मॉल साइज के हैं। तो ये सबसे पहले किसमें देखा गया, वायरॉइड्स को पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज कर रहे थे ये एजेंट्स, तो इसलिए वहां पर इन्हें डिस्कवर किया गया। ठीक है, दे वर फाउंड टू बी फ्री आरएनए। तो ये पाया गया कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है कि ये आरएनए इनमें फ्री था और बाहर प्रोटीन कोड प्रेजेंट नहीं था। तो ये बिना प्रोटीन कोड के थे, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल आरएनए है वो ऐसे ही प्रेजेंट था, फ्री लेवल था। ठीक है, और जो ये आरएनए है इसका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या था, लो था। अब बात करते हैं लाइकन्स की। तो लाइकन्स क्या होते हैं, लाइकन्स एक तरह के सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किसके, एल्गी के एंड फंगस के। ठीक है, तो एल्गी और फंगस के सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं। उसमें क्या होता है कि एल्गी और फंगी साथ में रहेंगे और एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट करते रहेंगे। ठीक है, तो जो उसमें लाइकन्स में जो एल्गल कंपोनेंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एल्गल कंपोनेंट को हम बोलेंगे फाइकोबियॉन्ट। ठीक है, वहीं जो फंगल कंपोनेंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, माइकोबियॉन्ट। ठीक है, तो एल्गी जैसा कि हमें पता है एल्गी क्या होती है, ऑटोट्रॉफिक होती है। इसलिए एल्गी क्या करेंगे, अपना फूड खुद प्रिपेयर करेंगी। तो अपने लिए तो करेंगी क्योंकि ये बेनिफिट भी पहुंचाएंगी, तो ये फंगस के लिए भी फूड प्रिपेयर करने का काम करेंगी, एक तरह से फोटोसिंथेसिस करके। वहीं फंगस क्या होती है, फंगस तो हेटेरोट्रॉपिक होती है। तो फंगस क्या करेंगी, फंगस इस एल्गी को शेल्टर और साथ में उस शेल्टर प्रोवाइड कराएंगी और साथ में उसके लिए मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स भी अब्सॉर्ब करेंगी। ठीक है, और वाटर भी एब्जॉर्ब करेंगी, किसके लिए, एल्गी के लिए। तो इस तरीके से एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट भी पहुंचाएंगी। तो लाइकन्स को माना जाता है कि लाइकन्स बहुत ही अच्छे पोल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं, लेकिन ये खुद पोल्यूटेड एरियाज में ग्रो नहीं करते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे इजिली ग्रो कर जाते हैं, जो भी ड्राई सबस्ट्रेटम होते हैं। ठीक है, ड्राई सबस्ट्रेटम यानी कि जैसे कि रॉक्स वगैरह पे, तो ऐसी जगह पे ये इजिली ग्रो कर जाते हैं और ये सर्वाइव कर जाते हैं आराम से हाई टेम्परेचर्स में। ठीक है, और ड्राई कंडीशंस में बहुत लॉन्ग टाइम तक। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी या फिर इफेक्टिव लगी,
then please like, subscribe and share this video, and also don't forget to press the bell icon so that whenever I upload a new video, you will get notified on time. Thank you.